नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर की इस टेक्निकल चैनल पे आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम यहाँ बहुत सारी ज्ञान की बातें करते हैं और बहुत से ज्ञानवर्धक चीज़ों को मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और उसके पीछे बहुत मेहनत करता हूँ, तब जाकर मैं कोई एक वीडियो बना पाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बिजनेस लॉगिन होता है, जिसमें कि सरल लॉगिन करते हैं या व्यापार लॉगिन करते हैं, तो उसमें कई बार लोगों को वो ऑनलाइन बैंकिंग को यूज करने में बहुत परेशानियां आती हैं। इस प्रकार का वीडियो मैंने स्टेट बैंक के लिए भी कॉरपोरेट बैंकिंग का बनाया था। आज बिल्कुल उसी प्रकार का एक वीडियो मैं स्टेट बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग में जो व्यापार सेक्शन है उसके लिए ये वीडियो है कि इस व्यापार सेक्शन को आपके ऑनलाइन नेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करें और उससे पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें। इस स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग की ये खासियत है, खासकर व्यापार सेक्शन में, कि आप 24 आवर किसी भी बेनिफिशरी को तुरंत आप अपने अकाउंट से ऐड कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक का अकाउंट हो या वो किसी दूसरे बैंक का अकाउंट हो। उनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड लेके आप उसे ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल तुरंत ही उसे आप कितना भी रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो रकम आपके अकाउंट में उपलब्ध होना चाहिए। जो भी रकम आपके अकाउंट में उपलब्ध है, आप वो पूरा का पूरा पैसा आप किसी एक बेनिफिशरी के अकाउंट में बिल्कुल 2-4 मिनट के अंदर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 24 घंटा और 365 दिन आप किसी भी दिन किसी भी वक्त स्टेट बैंक के अपने व्यापार बिजनेस लॉगिन से आप किसी अपने बेनिफिशरी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे कि ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टेट बैंक का वेबसाइट ओपन करेंगे ऑनलाइन नेट बैंकिंग का, और कॉरपोरेट बैंकिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम यहाँ से सीखेंगे। उसके लिए वेबसाइट है ऑनलाइन SBI.SBI। अब स्टेट बैंक को एक अपना मिल चुका है URL का .SBI, इसको हम लोग क्लिक करेंगे SBI.SBI। ये ऑनलाइन .SBI आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ योनो SBI बिजनेस कॉरपोरेट बैंकिंग लॉगिन है। इसको हम लोग अगर इसके ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो योनो बिजनेस है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। योनो बिजनेस अगर क्लिक करेंगे तो ये पहले सरल बैंकिंग हुआ करता था स्टेट बैंक में, इसे सरल नेट बैंकिंग कहते थे। कॉरपोरेट बैंकिंग जिसमें कि आप जनरली ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो, वैसे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को या प्राइवेट पार्टनरशिप कंसर्न को भी मिलता है, या HUF के केस में भी कॉरपोरेट नेट बैंकिंग स्टेट बैंक प्रदान करती है अपने कस्टमर को। तो हम लोगों का ये वीडियो कॉरपोरेट नेट बैंकिंग से ही संबंधित है, तो हम इस यहाँ कॉरपोरेट सेलेक्ट कर लेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं योनो SBI बिजनेस का ये कॉरपोरेट नेट बैंकिंग का यूज़र ID पासवर्ड हमारा ये खुल चुका है। तो आप अगर अपने नज़दीकी स्टेट बैंक में आपने कॉरपोरेट नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई किया है और वहाँ से आपको व्यापार वाला यूज़र ID और पासवर्ड अगर मिला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको अगर व्यापार यूज़र ID और पासवर्ड मिला है तो आप यहाँ न्यू यूज़र एक्टिवेशन पर क्लिक करेंगे, चूँकि आप पहली बार इसे एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ न्यू यूज़र पे इसे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए हमारे पास कई ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें कॉरपोरेट नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग पहला है, उसके अलावा कैश मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, सप्लाई चेन फाइनेंस है। ये सब और बड़े बड़े कॉरपोरेट एजेंसीज़ के लिए है। अभी हम कॉरपोरेट नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ मल्टीपल यूज़र और सिंगल यूज़र का बात है। सिंगल यूज़र प्रोप्राइटरशिप के लिए होता है, मल्टीपल यूज़र जहाँ कई डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए ये होता है। तो मल्टीपल यूज़र को हम सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। अब यहाँ जो यूज़र नेम बैंक ने आपको दिया है वो आप यूज़र नेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपको एक बैंक एक कागज़ देती है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड, उसके अंदर एक कागज़ रहता है जिसको आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड रहता है। तो आप यहाँ पर यूज़र नेम और उसके बाद जो ये टेक्स्ट है ये टेक्स्ट आप डालकर सेलेक्ट कर देंगे। कई बार डिफरेंट केस में आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डालकर भी आप अपना यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पर आप यूज़र नेम डालेंगे, उसके बाद अकाउंट डालेंगे, उसके बाद ये कैप्चा आप डालेंगे और गो करेंगे तो वो आपका पासवर्ड पे आ जाएगा। और जैसे ही वहाँ पासवर्ड पे आएगा तो स्टेट बैंक आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड प्रदान करती है, जो आगे जब इस नेट बैंकिंग को आप एक्टिवेट करेंगे तो वैसे केस में आपको तुरंत पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा और आप पासवर्ड चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अपना न्यू यूज़र एक्टिवेशन एक्टिवेट कर लिया है और एक्टिवेट करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन का यूज़र आईडी और पासवर्ड उपलब्ध है। तो हम उसके बाद के स्टेप्स पे ध्यान देंगे और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है उस लॉगिन को हम यहाँ पर फिर से नेट बैंकिंग के माध्यम से उसको सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हमने योनो कॉर्पोरेट बैंकिंग का जो व्यापार सेक्शन में एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है वो लॉगिन का यूज़र आईडी और पासवर्ड एक्टिवेट कर लिया है सक्सेसफुली। और उससे अब आगे हमें क्या करना है इस बात पर हम जाएंगे। तो अब यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉगिन करेंगे कॉर्पोरेट बैंकिंग के तहत, और कॉर्पोरेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड अभी अभी जो आपने बनाया है आप उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। कैप्चा डालने के बाद आप जैसे ही लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तभी आप नेट बैंकिंग में अपने बैंक में आप लॉगिन हो पाएंगे। देखिए ये OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जा चुका है। आप अपने मोबाइल को देखिए, आपके मोबाइल पर एक OTP आया होगा, आपको उसे यहाँ पर इंटर करना है। आप यहाँ सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब ये देखिए ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है और डिटेल्स दिखना स्टार्ट हुआ है। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग यहाँ पर कई लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ये इसमें होम, कॉर्पोरेट, INB, कैश मैनेजमेंट, ट्रेड फाइनेंस, फॉरेक्स और लिक्विडिटी मैनेजमेंट है। तो यहाँ हमें अपने कॉर्पोरेट INB पे क्लिक करना है ताकि हम बैंक के अंदर अपने बैंक के अंदर जा सके। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो व्यापार सेक्शन का कॉर्पोरेट बैंकिंग है स्टेट बैंक का, इसका 3 प्रकार होता है और 3 प्रकार से ये वर्क करता है। इसमें 3 आदमी इस नेट बैंकिंग को चलाते हैं। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम जो बेनिफिशरी है उस बेनिफिशरी को ऐड करना। सबसे पहले तो वो एटलीस्ट 2 यूज़र वहाँ बनाने होते हैं। यूज़र 2 प्रकार का होता है, एक मेकर होता है और दूसरा ऑथराइज़र होता है। 2 अलग अलग यूज़र आईडी क्रिएट किए जाते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो व्यापार सेक्शन है।
आप यहाँ से डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अपने किसी एम्प्लॉय को ऑथराइज़ करना होगा। एक एम्प्लॉय को आप मेकर बनाएंगे, यानी वो ट्रांजैक्शन को क्रिएट करेगा। सपोज कीजिए कि कोई आदमी रमेश है, तो रमेश को पैसा भेजना है आपको, तो आपका एक एम्प्लॉय रमेश के अकाउंट को ऐड करके उसमें अमाउंट जो है ट्रांजैक्शन कर देगा, तो वो एक पेंडिंग रहेगा। और दूसरा एक आपको ऑथराइज़र क्रिएट करना होगा, जो आपका दूसरा एम्प्लॉय होगा। वो दूसरा एम्प्लॉय पहले एम्प्लॉय के द्वारा क्रिएट किए हुए ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करेगा, तब वो जाके सक्सेसफुल होगा। और इन सब के बीच में जो रमेश का बैंक अकाउंट है, वो एडमिनिस्ट्रेटर यानी आपको ही एक्टिवेट करना होगा। आपके द्वारा बनाए गए मेकर और ऑथराइजर बैंक अकाउंट ऐड करने का पावर नहीं रखते हैं। किसी भी बेनिफिशरी को बैंक अकाउंट ऐड करने का मतलब होता है बेनिफिशरी ऐड करना। ये हम लोग सब लोग जानते हैं। बेनिफिशरी दो प्रकार का होता है, जिसमें या तो स्टेट बैंक के अंदर का अकाउंट हो, या स्टेट बैंक को छोड़ करके किसी दूसरे बैंक का अकाउंट हो। दोनों ही केस में जो आप किसी अकाउंट को अपने नेट बैंकिंग से पैसा भेजना चाहते हैं, तो पहले आपको ऐड बेनिफिशरी करना पड़ता है। तो इस चीज़ को पहुंचने से पहले आपको पहले दो यूज़र क्रिएट करने होंगे। ये दो यूज़र आपका जो है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ एक ऐड का ऑप्शन आता है। ये यूज़र हम देख रहे हैं, यहाँ ऐड का यूज़र आता है। तो यहाँ आप यूज़र को पहले बनाएंगे, उसका रोल डिसाइड करेंगे पहले कि वो यूज़र को आप क्या क्या पावर देना चाहते हैं। वो यूज़र आपके इस बैंक अकाउंट को क्या क्या कर सकता है, उसमें ये डिसीजन आप ही को लेना है। तो देखिए यहाँ 3-4 प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें एक जो है इंक्वायर है। इंक्वायरी करने के लिए आप किसी को ऑथोरिटी दे सकते हैं। वैसे केस में आपके बैंक में क्या ट्रांजैक्शन आया, वो स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकता है। अभी आपका बैलेंस कितना है अकाउंट में, दिन भर में कितना जगह से पेमेंट आया, कितना जगह पर पेमेंट गया, ये यूज़र सिर्फ वही काम कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है मेकर। मेकर पहला वाला सारा काम कर सकता है, लेकिन उसके अलावा वो आपके द्वारा ऐड किए गए किसी बेनिफिशरी को पेमेंट भी बना सकता है, लेकिन वो पेमेंट पेंडिंग रहेगा जब तक कि ऑथराइज़र उसको ऑथराइज न कर दे। तो यानी दूसरे वाले मेकर के पास एक पावर ज़्यादा है कि वो किसी पेमेंट के लिए रिकमेंड कर सकता है, या वो एक ऑप्शन क्रिएट कर सकता है, एक यूनिट क्रिएट कर सकता है कि किसी ऐड बेनिफिशरी वाले अकाउंट को पेमेंट हमको देना है, इस बैंक अकाउंट के द्वारा उसको पेमेंट दिया जाना है। और ऑथराइज़र के पास वो मैसेज जाएगा, वो चेक करेगा कि अच्छा इसको पेमेंट जाना है। अब ऑथराइज़र डिसाइड करेगा कि इसको पेमेंट करना है या नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन है ऑथराइज़र। जैसा कि मैंने मेकर में ही सब कुछ बता दिया कि मेकर किसी पेमेंट को बनाता है, और ऑथराइज़र ये ऊपर वाले दोनों काम के अलावा उस पेमेंट को ऑथराइज भी कर सकता है। चौथा फाइल अपलोडर होता है। फाइल अपलोडर के केस में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 हमारे मेन है, इंक्वायर, मेकर और ऑथराइज़र। तो इन जनरल इंक्वायर लोग नहीं बनाते हैं, एक मेकर बनाते हैं, एक ऑथराइज़र बनाते हैं। एक्सेप्शनल केस में कई बार आप देखेंगे तो खुद से ही लोग मेकर भी बन जाता है और ऑथराइज़र भी बन जाता है, लेकिन ऐसा नियमतः गलत है। आप अपने किसी स्टाफ को मेकर बनाइए और किसी दूसरे स्टाफ को ऑथराइज़र बनाइए, और वो आपके कंट्रोल में रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ किसी को मेकर बनाएंगे। मेकर बनाने के लिए मेकर सेलेक्ट करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये सारा डिटेल्स हमारा आया हुआ है। एम्प्लॉय नंबर, चूँकि ये मैंडेटरी कॉलम यहाँ आप देख रहे हैं रेड स्ट्रिक लगा हुआ है,
मैंडेटरी कॉलम जो है उसको हम लोग भरेंगे, वो हर हालत में भरना है। और बाकी चीज़ें जो हैं सो अगर आपकी इच्छा है तो आप भरें, आपकी नहीं इच्छा है तो आप नहीं भरें। एम्प्लॉय नंबर अगर आपके पास कोई है तो आप चाहें तो डाल दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर भी आपको डालना है। आप ये एम्प्लॉय नंबर यहाँ डाल के सर्च कर सकते हैं कि क्या ऑलरेडी आपने कोई ऐसा मेकर बना रखा है। अगर नहीं बना रखा है तो यहाँ आप एम्प्लॉय नंबर डालिए। एम्प्लॉय नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपके यहाँ एम्प्लॉयर का नंबर है आप वो डालिए। नेम आप डाल सकते हैं। नेम आपको जो भी यहाँ पर डालना है तो वो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आप उसको ऑथराइज कर सकते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉय का नाम है या जिस नाम से आपको यूज़र आईडी क्रिएट करना है। आप कई बार लोग अल्फ़ा बीटा गामा के नाम से भी यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं, तो ये आप डाल सकते हैं। कई बार यूज़र आईडी का नाम अलग रहता है, नाम का नाम अलग रहता है, वो भी कर सकते हैं। कोई एक आप एड्रेस दे सकते हैं, तो कुछ एड्रेस आपका हो जाएगा। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ये सब मैंडेटरी कॉलम में ये छोड़ देते हैं। कोई एक ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं, तो वो ईमेल एड्रेस आपका हो जाएगा। कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मोबाइल नंबर यहाँ पर एक मैंडेटरी कॉलम है। इस मोबाइल नंबर पे जब भी मेकर लॉगिन करेगा तो उसे ओटीपी जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करा तो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन में ओटीपी आया, तो उस प्रकार से जब मेकर लॉगिन करेगा उसी योनो बिजनेस ऐप के कॉरपोरेट नेट बैंकिंग में वो भी जाके लॉगिन करेगा, उसे भी एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। और वो जब लॉगिन करेगा तो उसके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी वो डालेगा तभी वो अपने नेट बैंकिंग में इंटर कर पाएगा। तो यहाँ एक मोबाइल नंबर आप कुछ भी जो आपको देना है आप दे दीजिए, और उसके बाद जो है पैन नंबर ये सब ज़रूरी नहीं है। एसएमएस सिक्योरिटी यस और नो का ऑप्शन आता है, तो लॉगिन के समय में एसएमएस हर हालत में आएगा आपके पास, वो आपको इंटर करना ही है। लॉगिन के बाद जब आप ट्रांजैक्शन करने लगेंगे तो उस दौरान भी एक ओटीपी आता है, तो उस ओटीपी को बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर नो कर देते हैं, अदरवाइज आप यस भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और यहाँ कन्फर्म बटन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद कन्फर्म बटन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट पेज में आएंगे तो एक पेज क्रिएट होगा, और वो पेज आपको अपने उस ब्रांच में जा कर के सबमिट करना होगा, जिस ब्रांच का ये आपका बैंक अकाउंट है, स्टेट बैंक का। और वहाँ से वो एक यूज़र और एक आईडी क्रिएट करके आपको देंगे, वो एक बंद लिफाफे में होता है। और जैसे अभी हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर का न्यू एक्टिवेशन करा, उसी प्रकार से वो न्यू एक्टिवेट होता है। और तो उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज करने के बाद आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाता है। सेम इसी ऑप्शन को अगर हम चाहें तो सेम इसी ऑप्शन में आप एक ऑथराइज़र भी बना सकते हैं। सेम दोनों प्रोसेस सेम है। ऑथराइज़र भी आपको हर हालत में बनाना पड़ेगा, तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ भी आपको एम्प्लॉय नंबर डालना है, एम्प्लॉय का नाम डालना है, उनका एड्रेस डालना है, ये सब चीज़ें डालना है। ईमेल आईडी डालना है, कंट्री डाला हुआ है, मोबाइल नंबर डालना है, और एसएमएस सिक्योरिटी को यस और नो करके यहाँ कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपका एक पेज क्रिएट होगा, वो पेज जो है सो प्रिंट निकाल करके आप अपने नज़दीकी स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर या फील्ड ऑफिसर को वो सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद वो आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करके देंगे, जिसे एसबीआई के न्यू एक्टिवेशन ऑप्शन में जाने के बाद आप उसे एक्टिवेट कर देंगे, तो आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड से वो खुलने लगेगा। और ऑथराइज़र को एक अलग यूज़र आईडी और एक अलग पासवर्ड और एक अलग मोबाइल नंबर ज़रूरी है। यूज़र आईडी मैं हमेशा अपने आप में यूनिक होता है। पूरे स्टेट बैंक के फैमिली में जितने भी बैंक ब्रांच हैं या जितने भी नेट बैंकिंग में यूज़र आईडी क्रिएटेड हैं,
तो आपका यूज़र आईडी यूनिक होना चाहिए। किसी दो व्यक्ति के पास एक ही यूज़र आईडी कभी भी नहीं होगा। तो जब आप अपना यूज़र आईडी क्रिएट करने लगेंगे तो उस यूज़र आईडी में एक यूनिकनेस बहुत ज़रूरी है कि वो यूज़र आईडी किसी भी सूरत में पहले SBI फैमिली में इस्तेमाल न किया जा रहा हो, तभी वो लेगा, अदरवाइज़ वो यूज़र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आएगा। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं। मोबाइल नंबर भी यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 अकाउंट आपका क्रिएट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, मेकर और ऑथराइज़र, ये तीनों अकाउंट का मोबाइल नंबर 3 मोबाइल नंबर चाहिए। किसी एक मोबाइल नंबर से दो रोल आप नहीं निभा सकते व्यापार सेक्शन के कॉरपोरेट नेट बैंकिंग में। तो आपके पास 3 मोबाइल नंबर चाहिए, तभी जाकर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे पास हम लोगों ने ऑलरेडी एक यूज़र मेकर के रूप में और एक यूज़र ऑथराइज़र के रूप में यहाँ पर बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास, जब मैं व्यू सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐड, व्यू, रोल चेंज, मॉडिफाई, डीएक्टिवेट, रीएक्टिवेट, रीसेट, री इशू पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड अनलॉक, रिप्लेस अप्रूवर, डिलीट, डाउनलोड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यानी आप अगर, चूँकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये अकाउंट आपका है, इस नेट बैंकिंग के मालिक आप हैं, आपके द्वारा ये अकाउंट जो है सो कंट्रोल किया जा रहा है। इस पूरे सिस्टम के, चूँकि आप एक व्यस्त आदमी हैं और इतनी बड़ी जो है कंपनी के ऑनर हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठ करके सबको पैसा भेजते रहें और उसकी चीज़ों को देखते रहें। तो इसलिए आप किसी को ऑथराइज़ करते हैं कि आप जो है उसके स्टेटमेंट को निकाल के लाइए, या आप ट्रांजैक्शन बताइए, आज का स्टेटमेंट दीजिए, या किसी और व्यक्ति को आप ऑथराइज़ करते हैं कि आप पेमेंट क्रिएट कीजिए, और किसी और ट्रस्टेड पर्सन को ऑथराइज़ करते हैं कि किसी मेकर के द्वारा बनाए गए पेमेंट को आप वेरीफाई करके, ऑथराइज़ करके सक्सेसफुली पेमेंट को डन कीजिए। तो इन चीज़ों को आप भविष्य में बना तो लेते हैं, आपको भविष्य में लगता है ये कोई एम्प्लॉय आपका काम छोड़ के चला गया, तो आप उसके आईडी को डीएक्टिवेट कर दे सकते हैं, डिलीट भी कर दे सकते हैं, उसके ट्रांजैक्शन पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हैं, या उसके रोल को आपको चेंज करना है कि नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट व्यूअर है, इसको अब, इसी को अब मैं जो है सो मेकर बना देता हूँ, ये पेमेंट को भी क्रिएट करेगा। तो आप रोल भी चेंज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चीज़ों को ऐड, एडिट और डीएक्टिवेट भी आप कर सकते हैं। डीएक्टिवेट किए हुए आईडी को दोबारा से अगर आपको रीएक्टिवेट करना है तो यहाँ वो ऑप्शन है, आप उसे रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, उस आईडी को आप लॉक भी कर सकते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा आपके कंपनी का जो ये नेट बैंकिंग है वो पूर्णतः आपके कंट्रोल में है। आप हर दिन इन चीज़ों को देख सकते हैं कि आपके इस बैंक में क्या हो रहा है, आपके बनाए हुए मेकर ने या ऑथराइज़र ने क्या क्या करा, कौन सा ट्रांजैक्शन करा, आप कभी भी देख सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर 2 चीज़ें बना रखी हैं। एक यूज़र को देखता हूँ मैं। अब सेलेक्ट यूज़र आप कीजिए। सेलेक्ट यूज़र में 2 नाम दिया गया है, एक यूज़र, एक ऑथराइज़र। तो आप जो है, जो हमने पहला बना रखा है वो मैं बना देता हूँ। अब ये देखिए, इसमें यहाँ पर कॉर्पोरेट यूज़र एम्प्लॉय नंबर मैंने डाल दिया है, एम्प्लॉय का नाम है, एड्रेस डाला है, उसका पिन कोड है, उसका ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस हमने जो कंपनी का ईमेल एड्रेस है वही ईमेल एड्रेस रखा है, ताकि उनके द्वारा ट्रांजैक्शन हमारे मेल पर आता है। मोबाइल नंबर उनका पर्सनल है, जो कि वो जब लॉगिन करते हैं, वो लॉगिन जब करती हैं, महिला हैं, तो उनके मोबाइल पर ओटीपी जाता है और अपने ओटीपी का वो इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, ये व्यू में दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ
तो अब आप ऑथराइज़र को, अपलोडर को, ऑथराइज़र को या यूज़र को, सॉरी, यूज़र में जो दूसरा आपने क्रिएट कर रखा है उसको भी आप देख सकते हैं। ये तो हमारे मेकर थे और दूसरे हमारे ऑथराइज़र हैं। ऑथराइज़र को मैंने क्रिएट कर रखा है। ऑथराइज़र का अपना मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे उनको ओटीपी जाता है और उस ओटीपी से वो अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो अब मैं यूज़र और ऑथराइज़र के लॉगिन को करके भी आपको बताऊंगा कि ये पेमेंट कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बेनिफिशियरी ऐड करना सिखाता हूँ, ताकि जो पेमेंट होना है वो पेमेंट किसी न किसी अकाउंट में होना है, और जो अकाउंट में पेमेंट होना है उस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए वो जो बेनिफिशियरी होता है उसको आपको पहले अपने इस बैंक अकाउंट में ऐड करना होगा, तब वो पेमेंट जाएगा। और वो ऐड करने का पावर ना तो मेकर के पास है और न ही ऑथराइज़र के पास है। वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं लेकिन किसी बेनिफिशियरी को ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने का काम हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन मैंने कर रखा है, यानी कि आपके पास है। मैनेज बेनिफिशियरी अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं मैनेज बेनिफिशियरी में यहाँ पर कई ऑप्शन है। अप्रूव बेनिफिशियरी फाइल, एसबीआई बेनिफिशियरी, अदर बैंक बेनिफिशियरी, तो ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। इसमें बिलर, मर्चेंट, एसबीआई कलेक्ट इंस्टीट्यूशन, प्रीपेड कार्ड, आईएमपीएस बेनिफिशियरी, वीएएन बेस्ड बेनिफिशियरी, बहुत सारे बेनिफिशियरी हैं। मर्चेंट वाले सेगमेंट पे हम लोग फिर से कोई एक वीडियो बना करके इसको डिटेल से बताएंगे। मर्चेंट वाला केस ये होता है जब आप अमेजन, फ्लिपकार्ट इस टाइप का किसी मर्चेंट को पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ दो ऑप्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो आपके द्वारा किसी अकाउंट को पेमेंट करना है, या तो वो स्टेट बैंक का अकाउंट होगा या स्टेट बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक का अकाउंट होगा। तो हम लोग एक एक कर दोनों ऑप्शन को पहले चेक करेंगे और उसको पेमेंट भी करेंगे। तो आप देखिए, स्टेट बैंक के बेनिफिशियरी को मैं ऐड करता हूँ। स्टेट बैंक बेनिफिशियरी को ऐड करना ये एक बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि स्टेट बैंक में आपको ऐड करने के लिए आईएफएससी कोड डालने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अकाउंट नंबर डालेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स आ जाता है, क्योंकि स्टेट बैंक अपने अंदर के सारे अकाउंट का डेटा मेंटेन करती है और वो तुरंत ऐड हो जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, मैंने मैनेज सेम बैंक बेनिफिशियरी क्लिक करा है, यानी स्टेट बैंक का अकाउंट। तो अब आपको मैं एक अकाउंट ऐड कर दिखाता हूं और उस अकाउंट में तुरंत पैसा भेज कर भी दिखाता हूं कि कैसे तुरंत पैसा, तुरंत आप अकाउंट ऐड करें और तुरंत आप पेमेंट कर दें। इसमें कोई आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है कि 4 घंटा में ऐड होगा, 6 घंटा में ऐड होगा। आप विद इन 24 आवर इतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या विद इन 48 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप सारा का सारा आप उसे भेज सकते हैं। कोई उसमें बंदिश नहीं है। शाम में आप भेजिए, सुबह में भेजिए, आधी रात को भेजिए, 24/7 ये पूरा का पूरा बैंकिंग आपके हाथ में है। छुट्टी का दिन हो, सैटरडे हो, संडे हो, होली हो, दिवाली हो, कभी भी आप भेजिए। तो देखिए, मैं बेनिफिशियरी का नाम ऐड करता हूँ। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर और कंफर्म बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, ये दोनों रिपीट होता है। उसके बाद आप सबमिट कीजिए। देखें, तुरंत जो है ये मैसेज आ गया कि ये बेनिफिशियरी का नाम है, अकाउंट नंबर और ब्रांच नेम के साथ। ये तुरंत जो है सो हमारा जो नाम है हैज़ बीन एडेड एज ए सेम बैंक बेनिफिशियरी, ये हमारा ऐड हो चुका है। अब इसको हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल जो है सो सेम बैंक बेनिफिशियरी को हमने ऐड कर लिया है।
अब इसी प्रकार से मैं एक यहाँ पर सेम बैंक बेनिफिशियरी, यहाँ कोई अप्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये अप्रूव करना पड़ता था, लेकिन अब ये अप्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। नो रिकॉर्ड फाउंड, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड। आप व्यू अपडेट डिटेल्स में जाकर आप जो है सो यही एक ऑप्शन रहता है, इसको आप सबमिट कीजिएगा और व्यू ऑल बेनिफिशरीज को आप चेक करेंगे तो एसबीआई के जितने अकाउंट आपने ऐड कर रखे हैं वो सारे अकाउंट आपको दिख जाएंगे, जिसमें ये वाला अकाउंट हमने अभी अभी ऐड करा है तो ये भी मुझे तुरंत दिख रहा है। तो ये आप जो है सो सारा अकाउंट आपको दिखेगा। तो आप अब ये मैं मैनेज बेनिफिशरी में जैसे अभी आपको स्टेट बैंक का अकाउंट जोड़ करके दिखाया, वैसे एक दूसरे बैंक का अकाउंट भी मैं जोड़ कर दिखाता हूँ। फिर दोनों में कुछ पैसा डाल के ट्रांजेक्शन करके भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो मैं इसको पहले अदर बैंक बेनिफिशरी को भी क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखिए अदर बैंक बेनिफिशरी में ऑप्शंस बढ़ गए। यहाँ पर एड्रेस भी मांग रहा है जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आईएफएससी कोड मैंडेटरी है। हर हालत में आपको आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, तब जाकर वो बैंक वेरीफाई कर पाएगा कि ये किस अकाउंट में हम लोग को पैसा भेजना है। तो मैं यहाँ डेटा फिल करता हूँ। अकाउंट मैंने डाल दिया है और रिकन्फर्म करने के लिए दोबारा से भी डाल दिया है। अब मैं आईएफएससी कोड सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आईएफएससी कोड भी डालता हूँ इस पर्टिकुलर अकाउंट का। अब यहाँ टर्म्स और कंडीशन में भी मुझे सेलेक्ट करने हैं, ये भी सेलेक्ट कर लिया। चूँकि ये अदर बैंक बेनिफिशरी है तो निश्चित रूप से यहाँ कॉलम्स ज़्यादा रहेंगे। कंफर्म कर देता हूँ। अब ये देखिए तुरंत ये अदर बैंक बेनिफिशरी जो डीबीएस बैंक का है मुंबई का, ये अकाउंट मैंने यहाँ पर घर बैठे बैठे ऐड कर लिया। मैं यहाँ बिहार में बैठा हूँ और मुंबई के अकाउंट को मैंने तुरंत यहाँ पर ऐड कर लिया। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का ये अकाउंट है जो मैंने ऐड कर लिया। अकाउंट नंबर हमेशा ट्रांजैक्शन करने से पहले एक बार मैच कर लेना चाहिए। और बिल्कुल ये देखिए ये दोनों अकाउंट हमने ऐड कर लिया। अब मैनेज अदर बैंक बेनिफिशरी में ये ऑलरेडी अप्रूव भी हो चुका है। इसको मैं चेक करता हूँ, ये आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों के लिए अप्रूव्ड है। और व्यू बेनिफिशरी मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट इस अकाउंट में ऐड किए हुए हैं, जिसमें कि अभी जो मैंने ऐड करा है वो अकाउंट मुझे ये देखिए ये वाला अकाउंट मैंने ऐड करा है मुंबई का, ये मुझे दिख रहा है। तो बिल्कुल ये दो अकाउंट मैंने आपको ऐड कर दिखाया कि ये दोनों अकाउंट आप इस प्रकार से ऐड करके आप तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन हमने अभी कर रखा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन का वर्क यही है कि वो आपका अकाउंट में आपको ऐड कर सकता है, मैनेज बेनिफिशरी कर सकता है, बेनिफिशरी को अप्रूव कर सकता है, यूज़र को वो ऐड कर सकता है, यूज़र के रोल को वो एडिट कर सकता है, यूज़र को डिलीट कर सकता है, यूज़र के चीज़ों को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर को उसी प्रकार से वो कंट्रोल कर सकता है, नया यूज़र बना सकता है, पुराना यूज़र को डिलीट कर सकता है और अपना एडमिनिस्ट्रेटर भी बदल सकता है। प्लस में इस अकाउंट से रिलेटेड पैसा किसको भेजना है वो अकाउंट यानी बेनिफिशरी के अकाउंट को वो ऐड कर सकता है। ऐड करके अप्रूव ऑटोमेटिक हो जाता है।
पैसा भेजने का काम और उसको अप्रूव करने का काम दूसरे एम्प्लॉय करते हैं। उसके लिए हम लोग अब यूज़र अकाउंट को लॉगिन करेंगे, तब जाकर ये ट्रांजैक्शन की शुरुआत होगी, और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को लॉगिन करेंगे, तब जाके वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएगी। तो आइए चलते हैं, अब इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद यहीं पर मैं आपको यूज़र अकाउंट से लॉगिन कर आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों अब यहीं पर फिर से क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक हियर करके, और एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन तो हमने लॉग आउट कर दिया। अब यूज़र में जो हमने मेकर लॉगिन जो क्रिएट किया था, वो मेकर लॉगिन से इसे मैं लॉगिन करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यूज़र आईडी जो मेकर का है उसको डाला है, और डालने के बाद जैसे ही लॉगिन करूंगा तो अब मेकर के मोबाइल पे एक OTP जाएगा। इस OTP को यहाँ पर सबमिट किया जाएगा। इस ट्यूटोरियल क्लास के लिए हमने यूज़र, मेकर और एडमिनिस्ट्रेटर तीनों का मोबाइल रखा हुआ है, ताकि ये तीनों लॉगिन मैं करके आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके दिखा सकूं। देखिए मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये यूज़र का आईडी से सेम अकाउंट फिर से ओपन हुआ है। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर डायरेक्ट केवल कॉर्पोरेट आता था, यहाँ होम में, होम के बाद पेमेंट्स और कॉर्पोरेट INB, उसके बाद कैश मैनेजमेंट वगैरह आ रहा है। तो यहाँ हम कॉर्पोरेट INB को क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट तरीक़ा से खुल रहा है। ये एक नॉर्मल नेट बैंकिंग की तरह खुल रहा है। स्टेट बैंक का नॉर्मल नेट बैंकिंग भी अगर आप खोलेंगे तो आपको इसी प्रकार से खुलेगा, जिसमें पेमेंट्स, ट्रांसफ़र और आपके और भी चीज़ों का ऑप्शन, अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ से आप देख सकते हैं, अकाउंट की समरी निकाल सकते हैं, यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो इस अकाउंट का आपको स्टेटमेंट दिखने लगेगा कि यहाँ पर आप सारे जो है सो इसके जो टर्नओवर हैं, मिनिमम बैलेंस दिखेगा, अवेलेबल बैलेंस दिखेगा, और आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन करा है, ये लास्ट 10 ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर दिखता है। इस लास्ट 10 ट्रांजैक्शन के अलावा अगर आपको स्टेटमेंट देखना है तो आप माई अकाउंट के सेक्शन में, अकाउंट स्टेटमेंट सेक्शन में जाकर आप कभी का भी स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपको पेमेंट्स का, कि अलग अलग अकाउंट में हम लोग पेमेंट कैसे भेजेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पेमेंट्स और ट्रांसफ़र ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक अदर SBI अकाउंट, एक अदर बैंक अकाउंट, एक ओन अकाउंट इन SBI है। अगर सेम यूज़र आईडी में आपने कई बैंक ऐड कर रखा है, एक लोगों के पास कई बैंक होते हैं, अकाउंट होता है स्टेट बैंक में ही, तो वैसे केस में आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति का, जिसका बेनिफिशरी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने भी ऐड करा था, उसको हम लोग पैसा भेजकर आपको दिखाएंगे, और अदर बैंक अकाउंट में भी पैसा भेजकर आपको दिखाएंगे। तो पहले अदर SBI अकाउंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और अदर SBI अकाउंट में ये चीज़ें नोटिफिकेशन में आती हैं, इसको बंद कर देंगे, और शेड्यूल डेट आज का डेट ही दे रहा है, और इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं। हम लोग पे इमीडिएटली अपॉन ऑथराइजेशन, यानी जब ऑथराइज़र ऑथराइज कर देगा
तो ये पेमेंट तुरंत हो जाएगा। अगर ये पेमेंट मुझे शेड्यूल रूप से करना है, यानी कि कोई टाइम सेट करना है, किसी टाइम फ्रेम में जाना है, 8 घंटा बाद, 6 घंटा बाद, 5 घंटा बाद कोई किसी को काम दिया और उसके बाद उसका पेमेंट ऑटोमेटिक चला जाए, तो ये भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं तुरंत पेमेंट का ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए डेबिट अमाउंट है, तो डेबिट अमाउंट हम लोगों को स्टेट बैंक के अकाउंट को मैं 5,000 रुपया भेजकर कंप्लीट करता हूँ। रिमार्क्स आपको कुछ ना कुछ भरना है कि आप ये क्यों पेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज हमारे पास है, सर्च ऑफ बेनिफिशरी भी हैं। तो लिस्ट ऑफ बेनिफिशरी से हम लोग सर्च करेंगे कि क्या वो जो अकाउंट था सिविल लाइन्स सौगर का वो है, वो यहाँ पर है, जुड़ा हुआ है। इसको हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अकाउंट डेबिट अमाउंट हमने चेक कर लिया, रिमार्क्स भर लिया है। अब नीचे जाएंगे, नीचे जाने के दोबारा आपको वही अमाउंट भरना होगा। सेलेक्टेड बेनिफिशरी का यहाँ अकाउंट आ रहा है जो मैंने हाइड कर दिया है, और यहाँ पर दोबारा से आपको देखिए रिमेनिंग अमाउंट 5,000 रुपया और ऊपर वाला अमाउंट को भी 5,000 भरना है, ताकि वो ट्रांजेक्शन वो पूछ रहा है कितना। अब इसको आप यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करेंगे तो जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपने अकाउंट एक्टिवेशन के वक्त बनाया था, ट्रांजेक्शन पासवर्ड कभी नहीं बदलता है। एक बार आप अकाउंट में ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपने बना लिया, प्रोफाइल पासवर्ड आपने बना लिया, तो वो सारा सेम रहेगा। ट्रांजेक्शन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड हमेशा बदलता रहता है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेम है। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड को आप डालकर इसे आप कंफर्म कर देंगे। तो ये देखिए क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है, ये देखिए एक नाम से क्रिएट हो गया कि हमने जिस बंदे को हमको भेजना था उसका नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया। अमाउंट 5,000 रुपया है। मेरा अकाउंट यहाँ लिख रहा है, मेकर के रूप में मेकर जिसको मैंने बनाया था उनका है। और ये मेन चीज़ यहाँ देखने का है, ये ऑप्शन, ये देखिए ये है पेंडिंग ऑथराइजेशन, यानी ये ट्रांजेक्शन अब ऑथराइजर के पास चला गया है और ये पेंडिंग है। अब ऑथराइजर इसे या तो ऑथराइज कर सकता है या इसे डिक्लाइन कर सकता है। अगर ऑथराइज करेगा तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा तुरंत चला जाएगा, और अगर डिक्लाइन करेगा तो ये ट्रांजेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ ई पे ऑर्डर नंबर है, आप ये देखिए ई पे ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर को हम लोग कहीं कॉपी करके रख लेंगे या याद भी आप रख सकते हैं, जिसमें अंतिम 5 डिजिट या 4 डिजिट हम लोग याद कर लेते हैं। 4806 हमारा ई पे ऑर्डर है। तो 4806 ई पे ऑर्डर को हमको कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखिए, अब ये मेरा काम ख़त्म हो गया। अब एक जो मैंने अदर बैंक बेनिफिशियरी जोड़ा था, अदर बैंक बेनिफिशियरी में भी एक ट्रांजेक्शन मैं करता हूँ। दोनों को एक साथ ऑथराइज करेंगे। अदर बैंक बेनिफिशियरी को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, आरटीजीएस और एनईएफटी का। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन पे आरटीजीएस करते हैं और 2 लाख से नीचे के ट्रांजेक्शन पर एनईएफटी करते हैं, ऐसा जनरली लोग करता है। ऐसे ही इसमें अलग अलग बैंक में अलग अलग अमाउंट भी रहता है, आप कर सकते हैं। तो एनईएफटी हम सेलेक्ट करते हैं और एनईएफटी सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे मुंबई वाले अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो मैं यहाँ इनको पेमेंट करूँगा 5,398 रुपया। यहाँ पर आप देखिए वहाँ सेम बैंक बेनिफिशियरी में आपको रिमार्क्स लिखना था,
लेकिन अदर बैंक बेनिफिशियरी में यहाँ ये एक मैंडेटरी कॉलम है और इसको पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन आपको लिखना है। किसी ड्रॉप डाउन में से किसी एक आइटम को ही आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको पेमेंट टुवार्ड्स इनवॉइस और बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं डीलर को, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं अपने स्टाफ को, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स है, पेमेंट टू रेंट अगर आपको कोई ऐसा पेमेंट करना है, या अगर इनमें से कोई नहीं है तो अदर ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कुछ भी सेलेक्ट करते हैं जो आपके अनुसार सुविधा अनुसार हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो मैंने बनाया था ये डीवीएस बैंक इंडिया लिमिटेड मुंबई का अकाउंट, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं क्योंकि यही अभी जस्ट हमने बेनिफिशियरी ऐड करा था। और इसको ऐड करने के बाद मैं नीचे आता हूं। नीचे आने के बाद बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर दिख रहा है और जो ये अमाउंट ऊपर मैंने 5398 सेलेक्ट किया, इसको मुझे यहाँ पर रिपीट लिखना है, 2 बार लिखवाता है ताकि आपका अमाउंट गलत न हो जाए। यहाँ पर मुझे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, उसे आप कंफर्म करेंगे तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा। देखिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड आ गया। अब ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप डालिए। डालने के बाद आप अगर कंफर्म कर देंगे तो ये पेंडिंग ऑथराइजेशन में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ ये पेंडिंग ऑथराइजेशन में चला गया। तो जब ये पेंडिंग ऑथराइजेशन में चला गया तो अब आप देख रहे हैं कि ये ऑथराइज़र जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाया है, अब ये उसके हाथ में है कि इस अमाउंट को वो, इस ट्रांजैक्शन को वो क्लियर करता है या उसे डिक्लाइन करता है। तो अब यहाँ भी देखिए ई पे ऑर्डर नंबर है, इसी नंबर को वो देखेगा हमारा ऑथराइज़र जब वो खुद से लॉगिन करेगा। तो इसके अंतिम 4 डिजिट को मैं नोट कर लेता हूँ, चूँकि ऑथराइज़र को लॉगिन करके भी आपको दिखाना है। तो ये नोट करके और मैं इस अमाउंट को, इस ट्रांजैक्शन को सर्च करके ऑथराइज़र इसे पेमेंट कर देगा। तो अब दोस्तों यहाँ हमने देखा कि यहाँ सेम स्टेट बैंक के बेनिफिशियरी को भी तुरंत ऑथराइज़र ने ऐड किया। उसके बिल्कुल 2-4 मिनट के अंदर में मेकर ने उसका एक ट्रांजैक्शन भी बना दिया और दूसरे बैंक को भी ऑथराइज़र ने ऐड किया और मेकर ने उसके लिए एक ट्रांजैक्शन बना दिया। अब ऑथराइज़र यूज़र आईडी और पासवर्ड से हम स्टेट योनो बिजनेस अकाउंट को, योनो बैंक बिजनेस अकाउंट जो व्यापार सेक्शन है उसको हम फिर से लॉगिन करेंगे ऑथराइज़र के यूज़र आईडी और पासवर्ड से। और उसके बाद ये जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस 2 किए गए हैं मेकर के द्वारा, उसको जाकर चेक करेंगे और उसको पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसे लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करने के बाद देखिए ये क्लिक हियर का ऑप्शन आ गया। फिर मैं यहीं पर तुरंत इसे क्लिक हियर करूँगा और क्लिक हियर करने के बाद अब जो तीसरा यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑथराइज़र के लिए बनाया गया है, जो वो अपने मोबाइल से उसे एक्सेप्ट करके OTP और वो बैंक के अंदर जाएगा, तब उससे मैं इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करूँगा। अब देखिए ये तीसरा जो ऑथराइज़र है, यानी आप समझ पा रहे हैं कि पहला एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा मेकर और तीसरा ऑथराइज़र, 3 यूज़र आईडी और पासवर्ड और 3 मोबाइल रहने चाहिए, तब जाकर के आप व्यापार कॉर्पोरेट बैंकिंग इस्तेमाल कर पाएंगे। सिस्टम ये कहता है कि ऑथराइज़र जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अकाउंट का मालिक होता है, मेकर उसका एम्प्लॉय होता है और मेकर के द्वारा किए हुए ट्रांजैक्शन को एक तीसरा आदमी यानी कि एक दूसरा एम्प्लॉय वो ऑथराइज़र बनकर उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है। तो अब यहाँ पर ऑथराइज़र के यूज़र आईडी और पासवर्ड से हम इसे लॉगिन करेंगे। अब मैं जैसे ही लॉगिन बटन क्लिक करूंगा तो अब ऑथराइज़र के मोबाइल पे एक OTP जाएगा।
ये देखिए OTP का सेक्शन आ गया। अब यहाँ देखिए, अब ऑथराइज़र ने अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से सेम अकाउंट के व्यापार सेक्शन वाले योनो SBI बिजनेस नेट बैंकिंग को लॉगिन करा है, और वहाँ पर भी ऑप्शन कॉर्पोरेट INB का दिख रहा है। यही वाला सेक्शन हमें हर बार क्लिक करना है, इसके बाद वाला चीज़ें जो हैं सो बहुत काम की नहीं है। तो कॉर्पोरेट INB को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो नॉर्मल स्टेट बैंक का जो व्यू रहता है नेट बैंकिंग का, उस प्रकार से ये आ जाएगा। अब यहाँ बैंक को हमने लॉगिन कर लिया है और माई अकाउंट सेक्शन में मैं चला गया हूँ, और यहाँ से हम अपने अकाउंट के सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना अकाउंट का स्टेटमेंट भी देख सकता हूँ, आखिरी 10 ट्रांजैक्शन भी देख सकता हूँ। वो सारे पावर जो मेकर को हैं वो ऑथराइज़र को भी हैं, लेकिन हमें मेकर के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन को देखना है। तो यहाँ एक ऑप्शन है मैनेज ट्रांजैक्शन। मैनेज ट्रांजैक्शन को क्लिक किया तो ये ऑप्शन सारे मुझे दिख रहे हैं। व्यू इनबॉक्स, एडिट ई चेक, कैंसिल ई चेक, रिसीड्यूल ई चेक, बल्क ई चेक्स इनबॉक्स। तो हमें न तो एडिट करना है न कैंसिल करना है, हमें अप्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले व्यू इनबॉक्स को चेक करना है। व्यू इनबॉक्स को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑल ई चेक्स, क्वेरी बाई अकाउंट, क्वेरी बाई रेफरेंस नंबर। तो यहाँ क्वेरी बाई अकाउंट ऑप्शन को क्लिक करना चाहिए। क्वेरी बाई अकाउंट ऑप्शन को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे दिखेगा कि कौन से डेट में मुझे कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, या मैं चाहूँ तो कल का, परसों का, तरसों का सारा ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो देख सकता हूँ। तो चूँकि आज के डेट को ही मुझे चेक करना है, तो आज के डेट के सारे ट्रांजैक्शन को स्टार्ट डेट और इन डेट दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा अकाउंट है, और यहाँ पर गो ऑप्शन पे जाके मैं आज के दोनों ट्रांजैक्शन को मैं देख पा रहा हूँ। अब ये देखिए 2 ट्रांजैक्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें एक का अंतिम 4806 है जो हमने नोट करा था, और दूसरे का अंतिम WVQ18 है। ये दोनों, एक 5000 रुपये का, एक 5398 रुपये का। ये दोनों ट्रांजैक्शन जिसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि द व्यू इनबॉक्स डिस्प्ले ई पे ऑर्डर्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, क्लिक द ई पे ऑर्डर नंबर टू ऑथराइज, मॉडिफाई और कैंसिल। अब यहाँ पर इसे मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और कैंसिल भी कर सकता हूँ और ऑथराइज भी कर सकता हूँ। इसका एक ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट व्यू इनबॉक्स में जाइए, ऑल ई चेक्स को भी आप देखिए, यहाँ से भी आपको दिखेगा। क्वेरी बाई अकाउंट आप कर सकते हैं। क्वेरी बाई अकाउंट में आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, जहां आपके पास सैकड़ों ऐसे ई चेक बने पड़े हुए हैं, एक आज का, एक कल का, एक परसों का, एक उसके पहले के दिन का। तो आप डेट बाय डेट इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप जानते हैं कि आपके पास कल तक का सारा काम कंप्लीट है और आज ही आपका बचा हुआ है, तो वैसे केस में आप व्यू इनबॉक्स में जाकर और ऑल ई चेक्स को भी देख सकते हैं। तो वहाँ आज का या अब तक का जितना है वो सारा आपको दिख जाएगा। तो अब मैं एक एक कर इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले ऊपर वाला दिख रहा है, तो उसको मैं कंप्लीट करने का कोशिश करता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरा ई पे ऑर्डर पहले वाले ई पे ऑर्डर से मैं मिला लूँगा, और पेंडिंग ऑथराइजेशन ये दिख रहा है 5398 रुपया। इसे आप नीचे जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको देखिए दिख रहा है ऑथराइज करने का या कैंसिल करने का। तो हम यहाँ पर इसे ऑथराइज करेंगे। जैसे ही ऑथराइज करेंगे तो ऑथराइज़र ने
जब अपना ये अकाउंट क्रिएट करा होगा तो उस वक्त उसने एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट करा होगा। इस ट्रांजैक्शन पासवर्ड को यहाँ पर हम डालेंगे। यहाँ पार्टी का जीएसटी नंबर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शनल कॉलम है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। ये बिल में रहता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड को यहाँ डालने के बाद मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन को कंफर्म करूँगा। अब आप देखिए ई पे ऑर्डर ऑथराइज सक्सेसफुली, ये वाला ट्रांजैक्शन मेरा ऑथराइज हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। और ये बिल्कुल आप विश्वास करें, बिल्कुल 5 से 10 मिनट के अंदर में बेनिफिशियरी के अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, चाहे वो अदर बैंक हो चाहे वो स्टेट बैंक हो। स्टेट बैंक में तो बल्कि और जल्दी हो जाता है, और अदर बैंक में भी ये 5-10 मिनट के अंदर में क्रेडिट हो जाता है। अब देखिए ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, और अदर बैंक के बेनिफिशियरी को पेमेंट जा चुका है तुरंत। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑथराइज़र ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने अभी तुरंत जो है इस बेनिफिशियरी को ऐड किया। मेकर ने उस बेनिफिशियरी के लिए एक ई पे ऑर्डर यानी कि एक पेमेंट बनाया, और वो पेंडिंग में आ गया ऑथराइज़र के पास, और ऑथराइज़र ने उसको बिल्कुल एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालकर उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, और ये पेमेंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ये ट्रांजैक्शन 24/7 आप कभी भी कर सकते हैं, और मैंने तो एक छोटा अमाउंट भेजा है, लेकिन आप चाहें तो आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो आप सारा पैसा उसे भेज सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब मैं दोबारा से व्यू इनबॉक्स को देखना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन और पड़ा हुआ है। ऑल ई चेक्स को मैं देखूँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक जो स्टेट बैंक के अंदर का अकाउंट था वो ट्रांजैक्शन भी पड़ा हुआ है, जिसका ई पे ऑर्डर नंबर अंतिम में 4806 है। इसको मैं क्लिक करूँगा। सेम वैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ई पे ऑर्डर दिख रहा है, डेबिट स्टेटस में पेंडिंग ऑथराइजेशन दिख रहा है। आप बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आएँ, तो आप देखें यहाँ पर ऑथराइज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप अब बिल्कुल ऑथराइजर के ट्रांजैक्शन पासवर्ड को डालिए और इसे कंफर्म कर दीजिए। बहुत आसान है। आप देखिए आपने कंफर्म कर दिया और ये सक्सेस का मैसेज आ गया, ई पे ऑर्डर ऑथराइज्ड सक्सेसफुली। बिल्कुल आप, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि बेनिफिशियरी को आप फ़ोन लगा सकें तो आप फ़ोन लगा करके पूछिए, और बेनिफिशियरी के अकाउंट में बिल्कुल 5 मिनट के अंदर में ये पैसा चला जाएगा। आप थोड़ा वेट करके उससे फ़ोन लगाएं, उसके पास मैसेज आएगा, और मैसेज आपके मोबाइल पे भी आएगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है सो कंप्लीट हो चुका है और बेनिफिशियरी को पेमेंट भी हो चुका है। ये आपके मोबाइल पे भी मैसेज आएगा। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये दोनों ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपने माई अकाउंट सेगमेंट में जाकर अकाउंट समरी को मैं क्लिक करता हूं, और आखिरी 10 ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिखता है, इसको मैं क्लिक करता हूं। अब आप देख रहे हैं इसके डिटेल्स को नीचे जाएंगे तो ये देखिए 2 ट्रांजैक्शन हमने करा है, और ये दोनों ट्रांजैक्शन यहाँ पर डेबिट अमाउंट में मुझे दिख रहा है, 5,000 रुपया और 5,398 रुपये। ये दोनों ट्रांजैक्शन 28 सितंबर की डेट का है, और ये कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारे अकाउंट से ये पैसा डेबिट हो चुका है और अगले के अकाउंट में भी ये पैसा क्रेडिट हो चुका है। तो कॉरपोरेट नेट बैंकिंग के व्यापार सेक्शन में पैसा को कैसे बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, कैसे बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, कैसे उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं, मेकर क्या होता है, ऑथराइज़र क्या होता है, ये सारा सब कुछ आज हमने जान लिया। और अगर आपके पास कॉरपोरेट नेट बैंकिंग है और आपको ये परेशानी हो रही थी अब तक कि एसबीआई का व्यापार सेक्शन वाला कॉरपोरेट नेट बैंकिंग आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे।
24 घंटे 365 दिन अब आपका पूरा का पूरा बैंक आपके हाथ में है। आप जब चाहें तो किसी को पैसा भेज सकते हैं, कोई भी नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं, किसी भी बैंक का अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद बिल्कुल तुरंत उसको उसी वक्त जो है पेमेंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको उसी वक्त उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। कॉर्पोरेट बैंकिंग की यही खासियत है, जबकि जो आपका सेविंग अकाउंट का बैंकिंग होता है नेट बैंकिंग, उसमें कई रिस्ट्रिक्शन होते हैं और उस रिस्ट्रिक्शन के अनुसार ही आप वो ट्रांजेक्शन को कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इससे बहुत लाभ मिला हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि अब आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग जो स्टेट बैंकिंग का नेट बैंकिंग होता है, इससे संबंधित परेशानियां नहीं होगी। और इस नेट बैंकिंग में आपको और भी अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप इनबॉक्स में जाएं और मैसेज करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आपकी और भी परेशानियों का समाधान हम यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।